नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण में। दोस्तों, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसका अर्थ होता है हमारे आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण जैसे कि हवा, पेड़ पौधे, पशु पक्षी इत्यादि। और आज हम बहुत बहुमूल्य चीज़ जो है पेड़ पौधे, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंशुमन परोहा। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। अंशुमन जी, मेरे आपसे पहला प्रश्न ये है कि हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं हमको, तो ये पेड़ पौधों को किस श्रेणी में बांटा गया है? जी मैम, ना केवल पेड़ पौधे बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद तमाम जीवों को आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम यानी कि पंच जगत में वर्गीकृत किया है जी। जो कि हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई जिसे हम कवक कहते हैं, प्लांट किंगडम जिसे हम पादप जगत कहते हैं, और एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत। जी सर, जैसे कि आपने प्लांट किंगडम कहा और आज हमारा विषय भी प्लांट किंगडम पे है, तो सर प्लांट किंगडम को हम किस तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं? जी मैम, अगर मैं आपसे प्लांट किंगडम की बात करूं तो इस पृथ्वी पर कुल 3,91,000 प्रजातियों के पौधे पाए जाते हैं जी। तो इनको हम कुछ इस तरीके से वर्गीकृत करते हैं कि हमें 2 तरीके के पौधे देखने मिलते हैं जी। एक जिनमें हमें फूल या बीज देखने मिलता है, एक जिनमें नहीं देखने को मिलता है। तो इन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिनमें हमें बीज और पुष्प नहीं देखने को मिलता, वहीं फेनेरोगैम्स जिसमें हमें बीज देखने मिलता है जी। फिर हम क्रिप्टोगैम्स को और आगे 3 भागों में बांटते हैं, जो कि है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जी। थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शैवाल। अगर आप इसे देखें तो इसकी मुख्य काय में तना, जड़, पत्तियां, इसमें यह विभाजित नहीं दिखता है जी। फिर आते हैं ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जो होता है वह आर्द्रता युक्त वातावरण में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा को हम प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस यानी कि पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं जी। इसे ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पानी की जरूरत होती है जी। तीसरा आता है हमारे पास टेरिडोफाइटा। अगर हम बात करें टेरिडोफाइटा की, तो टेरिडोफाइटा ऐसे पहले प्लांट थे जिसमें हमको वेस्कुलर टिश्यूज देखने को मिले थे। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम जी। ये प्लांट में वाटर और फूड का कंडक्शन कराते हैं। फिर आते हैं जिनमें हमें बीज देखने मिलता है, यानी कि हमारे फेनेरोगैम्स में जी। फेनेरोगैम्स को हम फिर 2 भागों में बांटते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जी। जिम्नोस्पर्म्स में जो बीज होता है वह ओवरी के अंदर नहीं बनता, इसलिए नग्न बीजी भी कहते हैं। वहीं एंजियोस्पर्म्स जो होता है उसमें जो हमारा बीज है वह ओवरी के अंदर बनता है, यही ओवरी आगे चल के फल में बदल जाती है जी। और इसीलिए इसे हम आवृत बीजी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने प्लांट किंगडम को वर्गीकृत करते हैं। जी, प्लांट किंगडम तो बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप हमें बताइए कि प्लांट किंगडम के कुछ रोचक चीज़ें हमें बताइए। जी बिल्कुल। अगर जैसे आपको पता होगा कि हमारे देश का भी अपना एक रक्षा के लिए सिस्टम है, हमारे पास हमारी सेना है, हमारी पुलिस है जी। तो हमारे प्लांट्स के अंदर भी अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जी। अब जैसे हम कोई पेड़ देखते हैं तो उस पेड़ की छाल हमें बड़ी कठोर दिखती है। बिल्कुल। तो वो कठोर क्यों है? जैसे आप, हम और कोई भी जानवर आश्रय के लिए एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है जी। पर पेड़ नहीं जा सकते, उसे वहीं खड़े होकर धूप, बरसात सबका सामना करना होता है। तो उसके अंदर उसकी छाल में एक पिगमेंट बनता है जिसको कहते हैं लिग्निन पिगमेंट। इस पिगमेंट की वजह से उसकी छाल जो होती है काफी कठोर हो जाती है जी। और ये उसे सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि जो पिगमेंट जनरेट करता है प्लांट, उससे उसकी जो छाल है वो कठोर हो जाती है। अगर हम छोटे पौधों की बात करें जी, तो उसमें तो ये पिगमेंट क्या उसमें भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है शुरू से? देखिए, जब एक बहुत छोटा पौधा होता है जी जी। उस टाइम पे उसके अंदर जो टिश्यू होते हैं सारे वो डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसके ये डिवाइडिंग टिश्यू जिसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं वह मेरिस्टेमेटिक से कन्वर्ट होकर परमानेंट बन जाते हैं और जब वो परमानेंट बन जाते हैं तब उनमें ये मैकेनिज्म आता है।
बाकी आप किसी भी पौधे में कोई भी आपको जो हार्डनेस दिखती है वो हार्डनेस इन्हीं सब की वजह से आती है, जैसे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू हो गए, ये सब हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं एक पौधे में। जी। अब जो आपका प्रश्न था उस पर मैं अगर वापस आऊं जी। और रोचक बातें आपको दोबारा बताऊं, तो जब हम पौधों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि ये हमें खाना देते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक ऐसा पौधा भी होता है जो दूसरे कीड़ों को, छोटे मोटे जानवर, इंसेक्ट्स को खा जाता है। अब वो क्यों खाता है और इन पौधों को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ये जिस वातावरण में पाए जाते हैं वहाँ इन्हें प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ये अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे छोटे कीड़ों को अपने अंदर पकड़ लेते हैं और उनसे शरीर से प्रोटीन की अपनी कमी पूरी करते हैं। इन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो वो होगा वीनस फ्लाई ट्रैप। जी। फिर इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराना जीव भी एक पेड़ है। जी। ठीक है, ग्रेट बेसिन पाइनवुड ट्री जो है वो 5067 वर्ष पुराना पेड़ है। जी। अगर मैं ऊंचे पेड़ों की बात करूं तो कैलिफोर्निया के जंगलों में रेडवुड ट्री पाया जाता है जो कि 380 फीट टॉल है। मतलब अगर 380 फीट की अगर मैं बात करूं तो आप एक के बाद एक अगर एक इंसान को उसके ऊपर खड़ा कर दें तो 50 इंसान से भी ऊंचा वो एक अकेला पेड़ है। जी। तो इतना रोचक है हमारा प्लांट किंगडम। बढ़िया, आपने बहुत रोचक बातें बताई। अब हम दर्शकों को ये बताइए कि इनकी उपयोगिता क्या है। अगर हम उपयोगिता की बात करें तो आज हम जीवित हैं तो हम पौधों की वजह से ही जीवित हैं, क्योंकि हमारी जो प्राणवायु है यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें इन्हीं पौधों से मिलती है। क्या करते हैं ये पौधे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जी। फिर आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी पौधे होते हैं उन पौधों के आसपास छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं। उन कीड़ों को खाने के लिए थोड़े बड़े जीव आ जाते हैं, उन्हें खाने उससे बड़े जीव आते हैं, तो इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। जी। अब इस इकोसिस्टम में हर एक जीव दूसरे पर आश्रित होता है। जी। अगर आप इसमें से एक भी जीव को हटा दें तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाता है। जी। तो हमारे पृथ्वी में प्लांट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा है। अगर आपने इससे पौधों को निकाल दिया तो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। जी। फिर हमारे जो प्लांट्स हैं यह स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। जी। इसमें ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो सौर्य ऊर्जा आती है उसे ये भोजन में तब्दील करते हैं, जो हम और बाकी जानवर जो कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि परपोषी पोषण जो दर्शाते हैं वो लोग इसे खाते हैं। जी। इसी भोजन से फिर वो अपने शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा बनाने के लिए उनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इस रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो और ये ऑक्सीजन भी हमें पौधों से ही मिल रही है। तो इस तरीके से पौधे हमारे जिंदगी में बहुत उपयोगिता दर्शाते हैं। साथ ही साथ हमें पौधों से मेडिसिन, ईंधन, फाइबर, इन सब चीजों की भी प्राप्ति होती है। जी। तो इनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा उपयोगिता है। जी। हमारी पूरी कृषि इस पर आधारित है। जी। आखिर जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हमारी कृषि है, वो भी तो हम इन्हीं पौधों को उगा रहे हैं, क्योंकि इन पौधों के अलावा हमारी प्रजाति का मतलब हमारे इंसानों का भोजन और कोई प्रदान नहीं कर सकता। जी। आपने बताया मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में आपने जिक्र किया, तो मेडिसिनल प्लांट्स की क्या उपयोगिता होती है हमारे जीवन में? जी देखिए, मेडिसिनल प्लांट्स की बहुत उपयोगिता है। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद का तो उल्लेख हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलता है। जी। और ना केवल आयुर्वेद बल्कि हमारी जो मॉडर्न मेडिसिन है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो जो सबसे पहली एस्पिरिन बनाई गई थी जी, वो भी विलो ट्री के बार्क से निकाली गई थी। अच्छा। फिर मलेरिया जैसी जो बीमारी होती है उसके उपचार में एक दवा यूज होती है क्विनाइन। क्विनाइन ड्रग भी जो होता है वो पेड़ों के एक्सट्रैक्ट से पाई जाती है। जी, हमने कोविड में भी मलेरिया की दवाइयाँ यूज की हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसा आपने कोविड की अगर बात की तो इस कोरोना के काल में तो सबने काढ़ों की ओर और मेडिसिनल प्लांट और आयुर्वेद की तरफ ही रुख अपनाया है। जी। तो मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। आज एक इंसान तमाम रोगों से घिरा हुआ है और हर एक रोग के उपचार में कोई ना कोई हमारे एक
ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम चाहे अर्क ले लें, चाहे उनका काढ़ा बना लें, या उन्हें पीस कर एक पेस्ट बना लें, जिनको हम यूज़ कर अपनी तमाम बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जी, मैंने एक माइथोलॉजिकल अगर साइड हम देखें पेड़ पौधों का, तो मैंने कहीं सुना था कि मीरा जी को जब वो भक्ति में लीन रहती थी कृष्ण जी के, तो उनके पति को ये चीज़ नहीं पसंद थी, तो उन्होंने उनको विष दे दिया था। और अगर हम माइथोलॉजिकल साइड देखें इसका, तो लोग कहते हैं क्योंकि वो कृष्ण जी पे बहुत लीन रहती, भक्ति में बहुत लीन रहती थी, इसलिए उनका उस विष का कोई असर नहीं हुआ उनका। बट अगर हम साइंटिफिकली इसको देखें तो उनके आंगन में बहुत तुलसी के पौधे थे। तो क्या हम मेडिसिनल प्लांट को साइंटिफिकली अगर आप कुछ उदाहरण देना चाहें मेडिसिनल प्लांट का, तो क्या होगा? जी बिल्कुल मैम। मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जिनका हम अपने तमाम बीमारियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको 3 साधारण से उदाहरण देकर बताना चाहूँगा। जी। सबसे पहला गिलोय। जी। गिलोय को हम अमृता या अमृत बल्ली भी कहते हैं। अब गिलोय जो होता है उसे असाध्य से असाध्य बीमारियों के उपचार के लिए भी आज आयुर्वेद में यूज़ किया जाता है। जी। प्लस गिलोय जो है वो हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमें सर्दी खांसी और कोई भी हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, इन सब के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। गिलोय के बारे में अगर आपको मैं एक रोचक बात बताऊं, तो गिलोय का वर्णन तो वेदों और पुराणों में भी किया गया है। जी। कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और उस अमृत के लिए देव और दानवों में युद्ध हुआ, जी। तो जहां जहां अमृत की बूंदें छलक कर गिर गईं, जी, वहां वहां से गिलोय की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। अब आपने जैसे कहा तुलसी, जी। तुलसी तो हर आंगन में होती है। जी। तुलसी के भी बेहद सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। जी। जैसे आपको कोई भी सर्दी खांसी ज्वर इन सब की समस्या हो, तो इसमें तुलसी का अर्क या तुलसी का काढ़ा बहुत कारगर साबित होता है। जी। अब और कुछ पौधों का अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूँ, तो नीम एक ऐसा पौधा है जो बड़े ही साधारण रूप से पाया जाता है। नीम का इस्तेमाल हम अपने खून से समस्याएं जो होती हैं उसमें कर सकते हैं। त्वचा से संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसमें नीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। हमारे ओरल हेल्थ के लिए भी नीम और तुलसी बड़ी कारगर साबित होती है। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम पौधे हैं जिनके बारे में आपको मैं इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ, और ये सब हमारे आसपास पाए जाते हैं और इनके इस्तेमाल से हम अपनी छोटी मोटी समस्याएं तो बिल्कुल सुलझा सकते हैं। अंशुमन जी, वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। थैंक यू। कहाँ चले? वही सब हमको मंडी जाना है। ऐसे क्या देख रही हो? अरे दहेज में स्कूटर आया है, ये बात पे इतराना जरूरी नहीं है, हमारा काम जरूरी है। अरे 4 क्लास कहाँ पढ़ लिए, भाव खा रही हो? अंदर जाओ। चलो। भाव कहाँ खा रहे? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। खरीद लिया है आपके बेटे को। इज्जत से पूछेगा तो मिलेगा यूज करने, स्कूटर भी और बेटा भी। पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। चलो। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में, और अंशुमन जी ने हमको बहुत अच्छी अच्छी रोचक बातें बताई। अंशुमन जी, ब्रेक के बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि बहुत तकनीकी विकास हो रहा है आज, तो ये पेड़ पौधे या फिर प्लांट किंगडम में हम क्या तकनीकी विकास कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है जैसे आपने कहा, तो इस में हम क्या तकनीकी या फिर साइंटिफिक इनोवेशंस कर रहे हैं इसको और आगे बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल। अब जैसे कि मैंने आपको इसकी उपयोगिता के समय बताया था कि कृषि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें तो बहुत से तकनीकी विकास जो हुए हैं वो कृषि के क्षेत्र में हुए हैं। जैसे एक उदाहरण दूं अगर मैं आपको, तो प्लांट टिश्यू कल्चर। जी। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लैब में एक ऐसा पौधा लेते हैं जिसमें कोई भी रोग ना हो, बहुत ही अच्छे जेनेटिक कॉम्बिनेशन का वो पौधा हो, और उसके कैलस से
हम छोटे छोटे और प्लांट्स बनाते हैं जी और फिर उन पौधों को जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें हम खेती में इस्तेमाल करते हैं। तो हमें एक ऐसे पौधे मिलते हैं, ऐसी उपज मिलती है जिसमें कोई भी रोग ना हो, इसे हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। जी फिर आज के समय में आपने एक ऐसा फल जरूर खाया होगा जिसमें बीज ना हो, जैसे पपीता, तरबूज। जी आजकल ये आ रहे हैं जिनमें बीज नहीं बीज होता, नहीं टमाटर होता। टमाटर में भी बीज नहीं होता। तो अच्छा। ये जो है ये कौन सी टेक्निक की वजह से है? तो ये है पार्थिनोकार्पी टेक्निक। पार्थिनोकार्पी के हेल्प से हम सीडलेस फ्रूट्स जो हैं वो आज बना पा रहे हैं। अब एक किसान के लिए खेती के समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? इंसेक्ट्स और जी। पेस्ट्स, जी जिसके लिए वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। जी अब यह हमारे लिए केमिकल्स होने की वजह से हानिकारक तो हैं, जी तो इसके लिए भी एक साइंटिफिक इनोवेशन है जिसे हम कहते हैं जीएम क्रॉप, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ये जो होती हैं इनके हम डीएनए में चेंज करते हैं। लैबोरेटरीज में हम डीएनए में चेंज करते हैं और डीएनए चेंज के कारण फिर ये जो नए हाइब्रिड प्लांट्स बनते हैं ये ऐसे होते हैं जिनमें फिर हमने जो भी मॉडिफिकेशन, जितना भी स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किया है जी। उसके हिसाब से इनमें कैरेक्टर आ जाता है। जिसका अगर मैं उदाहरण दूं आपको तो बीटी कॉटन एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि जी। बॉलवॉर्म इन्फेक्शन से बचाने के लिए किया गया था। और ये जितने भी तकनीकी विकास के जरिए जो आज बीज बनाए जा रहे हैं, जो आज पेड़ पौधे उग रहे हैं, ये बिल्कुल ही नॉर्मल से की तरह यूज़ किए जा सकते हैं। इनको खाने से कोई हानिकारक नहीं रहता। अच्छा सर, आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि आज हम देख रहे हैं कि इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, तो हम प्रदूषण को रोकने के लिए हम कहते हैं वृक्षारोपण कीजिए। जी तो हम वृक्षारोपण क्या सही ढंग से कर रहे हैं? जी। वृक्षारोपण की अगर मैं बात करूं तो जी। वृक्षारोपण है तो बहुत ज़रूरी, बिल्कुल क्योंकि आज बढ़ते प्रदूषण और अर्बनाइजेशन की वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं। बिल्कुल बट आपका जो प्रश्न है कि क्या वृक्षारोपण सही ढंग से हो रहा है, बिल्कुल तो इस पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जी सबसे पहली तो ये कि जब अर्बनाइजेशन के टाइम पे पेड़ काटे जाते हैं तो उस समय ये ध्यान नहीं दिया जाता कि बहुत से लुप्तप्राय प्रजातियां होती हैं, जैसे एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसे हम कहते हैं, जी जी उसके भी पौधों को काट दिया जाता है। आज जो जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज के हैं इसके बारे में तो सबको पता रहता है, जी। बट बहुत से ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि आज लुप्तप्राय होने वाले हैं, जी लेकिन इन्हें भी काट दिया जाता है। और फिर जब वृक्षारोपण की बारी आती है तो इस समय इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के पौधों को नहीं लगाया जाता। जी तो इसकी जो सीधी सीधी हानि है वो है हमारे जैव विविधता पर, जिसे हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। अच्छा, क्या इकोसिस्टम पे भी इसका असर दिखता जी है? बिल्कुल, इकोसिस्टम पे भी इसका असर दिखता है कि जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक वृक्ष पे दूसरे जीव भी निर्भर करते हैं। जी जी तो जब पेड़ काटे जाते हैं तो उस पे जो आश्रित जीव रहते हैं वो वहाँ से बेघर हो जाते हैं, जी और फिर जो लगाए जा रहे हैं उसमें वो वाले पेड़ हैं नहीं, तो वो जीव भी वापस नहीं आ पाते। तो जी, बिल्कुल जी। इकोसिस्टम पे भी इसका असर है। हम्म। दूसरी बात मैं अगर आपको ये बताऊं तो जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो वृक्षारोपण एक सामूहिक तौर पे हम मनाते हैं, वृक्षारोपण कर देते हैं, बहुत से वृक्ष लगा दिए जाते हैं, बट उसके बाद उन पौधों का जो पेड़ तक का सफ़र होता है उसके लिए उन्हें भी पोषण की ज़रूरत होती है। जी इसकी देखभाल बहुत हद तक आज सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है, इसलिए जो हम पौधे लगा रहे हैं वो बड़े होकर पेड़ नहीं बन पा रहे हैं, बहुत से पौधे मर जाते हैं। जी तो जो हमारा वृक्षारोपण का एक उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही। अब जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज के पौधों को काट दिया जाता है, जी तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वृक्षारोपण और कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, इन सब समय पर हमें एक और बात का ध्यान देना चाहिए। एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसे हम कहते हैं ट्री ट्रांसप्लांटेशन, जी है ना, वृक्ष स्थानांतरण। अगर हमारे पास कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि बहुत ज़रूरी है उस जगह के लिए, जिसे हमें नहीं काटना चाहिए, तो उस वृक्ष को उस जगह से वैसे ही निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। इसे हम अच्छा। कहते हैं वृक्ष स्थानांतरण। जी तो आज के समय में जो आपने कहा कि वृक्षारोपण हो रहा है वो कितना कारगर है, जी तो अगर उसमें हम इसे मिला दें जी तो शायद हमारा जो ये वृक्षारोपण है ये और कारगर हो जाए। जी अब यहाँ पे एक और बड़ा रोल है हमारे एनजीओज, हमारे स्वयंसेवी समूह का। बिल्कुल
आज ऐसे एनजीओज आ गए हैं जो हमारे जन्मदिन पर, हमारे शादी की सालगिरह पर, जी हमारे नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, एक पौधा लगाते हैं, और उसे पेड़ बनते तक जितने भी पोषण की जरूरत होती है जी उसका भी वो लोग ध्यान रखते हैं। हैं बिल्कुल। तो अगर किसी को कोई गिफ्ट देना है, कोई उपहार देना है, तो आजकल लोग इस तरीके से भी उपहार दे रहे हैं कि हमने आपके नाम पर एक पौधा लगवाया है जो आगे चल के वृक्ष भी बनेगा। जी ये तो हुआ वृक्षारोपण की बात। वृक्षारोपण एक सामूहिक चीज़ है, बट अगर हम एक अकेले की बात करें जी। तो आजकल गार्डनिंग का बहुत चलन है जी। तो गार्डनिंग की कुछ उपयोगिता बताएं हमें। जी, गार्डनिंग की अगर उपयोगिताओं के बारे में आपसे मैं बात करूं तो सबसे पहली उपयोगिता तो ये है कि आजकल केमिकल्स का इस्तेमाल खाने में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोग। जब कृषि होती है तो बहुत से किसान उपज बढ़ाने के लिए उसमें केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपको ऑर्गेनिक खाना खाना है और आपके पास ऑर्गेनिक फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप किचन गार्डन बना सकते हैं। जी इस किचन गार्डन के ज़रिए आपको ऐसे पौधे मिलेंगे, आप ऐसे पेड़ अपने घर में लगा सकते हैं जिनका आप इस्तेमाल खुद के खाने के लिए भी कर सकते हैं। जी दूसरा, एक अगर आपको मैं गार्डनिंग का इम्पोर्टेंस बताऊं तो गार्डनिंग हमारे मानसिक थकान को भी मिटाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। बिल्कुल। आप देखिए आज के शहरों की ज़िंदगी में जहाँ सब बहुत ज़्यादा अपने कामों के प्रेशर से जब त्रस्त हो जाते हैं तो रिक्रिएशनल टूर्स पे जाते हैं। जी और ये सब कहाँ पर होते हैं? सब शहर के बाहर होते हैं। आसपास बहुत हरियाली होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हरियाली हमारी आंखों को सुकून प्रदान करती है। जी और बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि हमारा दिन में एक बार हाथ मिट्टी में ज़रूर लगना चाहिए ताकि हम मिट्टी से जुड़े रहें। तो गार्डनिंग जो है आजकल हॉबी के तौर पे भी लोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, किचन गार्डन भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। स्वस्थ रूप में से फिजिकल फिटनेस नहीं, मेंटल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। और जैसा मैंने आपको मेडिसिनल प्लांट्स का बात किया था, तो आप इसी गार्डनिंग में उन पौधों को भी उपयोग कर सकते हैं जिनका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। तो आप अपने डेली रूटीन में जो छोटे मोटे रोग हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए भी इन पौधों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गार्डनिंग एक बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का और पौधों से जुड़े रहने का, अपने पर्यावरण से जुड़ा रहने का। जी हमको हमारे कल्चर के बारे में या फिर हिस्ट्री के बारे में अगर जानना हो तो हम म्यूजियम्स में जाते हैं। अगर हमको हमारे बच्चों को पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देना है तो क्या कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगहें हैं जहां हम उनको लेके जा सकते हैं और उनके बारे में सिखा सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल हैं ऐसी जगहें। जैसे हमारे पास है एक आचार्य जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन जो कि कलकत्ता में है। जी। फिर हमारे लखनऊ में बॉटनिकल गार्डन्स हैं और रॉयल बॉटनिकल गार्डन यूएसए में भी है। जी। और आज की डेट पे ये ना केवल बच्चों के पढ़ाई के लिए कारगर साबित हो रहे हैं बल्कि जिस प्रदेश में ये हैं वहाँ के ये टूरिज़्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। जी। आज गुजरात टूरिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एक कैक्टस गार्डन बनाया है और जिस कैक्टस गार्डन को वो अपने टूरिज़्म में भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं। जी। तो इस तरीके से जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी जानकारी भी मिल रही है और सेम समय पे लोगों के घूमने के लिए भी एक जगह हो रही है और टूरिज़्म भी डेवलप हो रहा है। जी। तो पेड़ पौधों की जानकारी के लिए इस तरीके के गार्डन्स हैं जहाँ बच्चों को बिल्कुल ले जाया जा सकता है। जी अंशुमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतनी रोचक बातें बताने के लिए। दर्शकों, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि पेड़ लगाइए। जी, पेड़ लगाइए और हमारे जीवन को स्वस्थ बनाइए। नमस्कार।